हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अनिकेत। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलीवुड जोन में। तो अब तक के हमारी लेक्चर सीरीज़ में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंतर्गत अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट चार्टर्स एंड एक्ट जो ब्रिटिशर्स हमारे लिए लेकर आए थे वो सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनने का तक का सफ़र पूरा हो चुका है। और हमने हमारे लास्ट वीडियो में जो टॉपिक्स कवर किए थे वो थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कंपोजिशन देखी थी हमने कि कितने मेंबर थे, कैसे इलेक्ट होकर हमारे जो स्टेट्स थे, जो प्रोविंसेस थी, वहाँ से इलेक्ट होकर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आए थे, जो इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आए थे। उसके अलावा हमने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को लास्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ा है ना। और जो इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947 का, उसमें क्या चेंजेस आए हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, वो भी हमने समझा था। और जो उसके इम्पोर्टेंट फंक्शंस थे वो भी हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। और भी हमारे जो पुराने वीडियोस हैं, हमने अब तक का पॉलिटी का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो अच्छे से कवर किया है। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लीज़ जाकर उन्हें रेफ़र करें और देखें। हमारे आज के वीडियो में हम ये 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसने कॉन्स्टिट्यूंट बनाने के लिए बहुत सारी कमिटीज़ फॉर्म करी थी, तो इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ हम देखेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे एनैक्टमेंट एंड एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का कुछ क्रिटिसिज्म भी लोग करते हैं, तो क्या क्रिटिसिज्म है वो भी हम देखेंगे। ओके, तो देखते हैं। कमिटीज़ की बात कर रहे थे हम। तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ कमिटीज़ टू डील विद डिफरेंट टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के जो डिफरेंट टास्क थे उसको डील करने के लिए बहुत सारी जो कमिटीज़ जो अपॉइंट की गई थी। ओके, तो उसमें जो हम देखते हैं कि 8 मेजर कमिटीज़ थी और बहुत सारी माइनर कमिटीज़ थी। जैसा कि जो हम जानते हैं कि माइनर कमिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं, तो मैंने उन्हें इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है ना। लेकिन मेजर कमिटीज़ जो जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछी भी जाती हैं कि जो कमिटीज़ थी उनका चेयरपर्सन कौन था। तो ओके, जो मेजर कमिटीज़ हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड स्टेट्स कमेटी। किसके अंडर? जवाहरलाल नेहरू जी के अंदर। ये तीनों ही कमेटी जवाहरलाल नेहरू जी के अंतर्गत थी। मैंने जो मेजर कमेटी से ऐसी क्रोनोलॉजी में उसे अरेंज किया है ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना जाए, और जो उसके चेयरपर्सन हैं वो इजीली आप उसे रिकॉल कर सकें। ओके, तो जो यूनियन इंपॉर्टेंट कमिटीज़ थी, यूनियन पावर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो यूनियन जहाँ आ रहा है वो किसके अंतर्गत आ गई? जवाहरलाल नेहरू जी के अंतर्गत। और स्टेट्स कमेटी, कई बार यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स कि जो स्टेट्स कमेटी है वो वल्लभ भाई पटेल के अंदर थी, क्योंकि हमारे जो स्टेट्स का इंटीग्रेशन वल्लभ भाई पटेल जी ने कराया था, बट ऐसा नहीं है। स्टेट्स कमेटी फॉर नेगोशिएशन विद स्टेट, है ना, ये भी जवाहरलाल नेहरू के अंडर ही थी। ओके, इसके चेयरमैन भी यही थे, तो ना आप कंफ्यूज मत होइएगा। उसके अलावा हम देखते हैं रूल्स कमेटी एंड स्टीयरिंग कमेटी। ओके, रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी एंड स्टीयरिंग कमेटी, ये किसके अंतर्गत थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंडर थी। ओके, तो ये इसके ऐसे हम याद कैसे करेंगे? जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, तो रूल्स एंड प्रोसीजर तो वही बनाएंगे। ओके, एंड जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसको स्टीयर भी वही करेंगे। तो इसलिए हमें याद रखना है कि राजेंद्र प्रसाद जी इन दोनों इंपॉर्टेंट कमिटीज़ के मेंबर थे, चेयरमैन थे। ओके, तो हमने 5 कमिटीज़ हमारी देख ली हैं। जो आगे हम इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ हैं, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये किसके अंदर थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के अंतर्गत थी। ओके, उसके बाद हम देखते हैं एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। तो जो फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एरिया से रिलेटेड कमेटी थी, वो भी किसके अंदर थी? सरदार पटेल जी के अंडर थी। ओके, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं, याद रखना है हमें। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स किसके अंडर थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंदर है। इसके अलावा जो एडवाइजरी कमेटी थी फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल अफेयर्स, ट्राइबल एरियाज़, उसके अंदर बहुत सारी सब कमिटीज़ भी थी जो कि उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। आप इसकी एक बार पॉज करके रीडिंग लगा सकते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी थी हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी। ओके,
This committee that was entrusted with the task of preparing draft of the constitution, जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी इस कमेटी को ही दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। इस कमेटी के चेयरपर्सन हम देखते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब इस कमेटी के चेयरपर्सन थे और टोटल इसमें कितने 7 मेंबर थे। ये 7 मेंबर्स हमको इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन में काफ़ी एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चन पेपर्स में देख चुका हूँ, तो ये भी हमको याद रखना है कि इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे। ओके, तो इसके जो मेंबर्स हैं उन्हें याद हम ऐसे कर सकते हैं कि जो सारे मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं भगवान कृष्णा हैं, जो उससे रिलेटेड नाम है, तो हमें इजीली याद हो जाते हैं और रिकॉल हो जाते हैं सिर्फ 2 नामों को छोड़कर। जैसा कि हम जानते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब चेयरमैन थे और सैयद मोहम्मद सादुल्ला इसके एक इम्पॉर्टेंट मेंबर थे। ओके, उसके अलावा हम देखते हैं गोपाल स्वामी अयंकर, K.M. मुंशी, कृष्ण स्वामी अय्यर, T.T. कृष्णामाचारी एंड N. माधवा राव। ओके, ये सारे कृष्णा से रिलेटेड नाम है, तो प्लीज़ इन्हें आप ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट कमेटी थी, इसके इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे ये सारे, है ना। टोटल 7 मेंबर्स थे। अम्बेडकर साहब चेयरमैन, उसके अलावा गोपाल स्वामी अयंकर, K.M. मुंशी, कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णामाचारी, T.T. कृष्णामाचारी और N. माधव राव, है ना, और सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी इसके इंपॉर्टेंट मेंबर थे। आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रोपोजल ऑफ द वेरियस कमिटीज़ प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये जो कमेटी थी उसके बहुत सारे प्रपोजल्स थे, उन्हें कंसीडर करने के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार होता है। ओके, और फाइनली हमारा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनके तैयार हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, तो ड्राफ्टिंग कमेटी की उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ओके, अब हम देखते हैं एनेक्टमेंट एंड एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड ऑन November 26, 1949, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो इस डेट को अडॉप्ट हो गया था। तो उसमें प्रीएम्बल था, हम जानते हैं कि प्रीएम्बल सबसे लास्ट में ऐड हुआ था। सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्ट होने के बाद लास्ट में प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया था, एनेक्ट किया था। ओके, और उसमें हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था तो 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल्स थे। अभी हम सभी जानते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल, करीब करीब 470 आर्टिकल्स हो गए हैं अगर हम टोटल सब आर्टिकल्स को भी ऐड कर लें, और लगभग 12 शेड्यूल्स हैं, है ना, जो कि 22 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। ओके, उसके अलावा हम देखते हैं जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्टेड हुआ था तो 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स थे। ओके, उसके बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे प्रोविजंस थे कि उसी समय लागू करना बहुत ज़रूरी था। ओके, तो हम देखते हैं कि प्रोविजंस रिगार्डिंग टू सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्प्रोरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस एंड शॉर्ट टाइटल से रिलेटेड जो प्रोविजंस थे, जो कि आर्टिकल 5 to 9 जी हम जानते हैं कि सिटीजनशिप से रिलेटेड है। ओके, इसी प्रकार इलेक्शन से रिलेटेड 324 और ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो कि 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। और जो बाकी का कॉन्स्टिट्यूशन है हम देखते हैं कि वो कब हमारा लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950, जैसे हम रिपब्लिक डे के रूप में भी हर साल सेलिब्रेट करते हैं। तो हमें 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली फुल्ली अडॉप्ट हुआ था, और कुछ प्रोविजंस थे जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने 26 नवंबर 1949 को, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था, तभी अडॉप्ट कर लिया था, है ना, एनेक्ट कर दिया था। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसे एनेक्ट करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए 26 जनवरी की डेट ही क्यों चूज़ करी गई? इसलिए चूज़ करी गई क्योंकि 1930 में इसी दिन हमने स्वराज दिवस या स्वराज डे बनाया था, फॉलोइंग द रेजोल्यूशन ऑफ द लाहौर सेशन इन December 1929 ऑफ द INC का एक लाहौर रेजोल्यूशन था जिसमें हमने बात करी थी कि पूर्ण आज़ादी, पूर्ण स्वराज की बात करी थी, रेजोल्यूशन पास किया था। इसी को रिमेंबर करते हुए 26 जनवरी 1930 को हमने स्वराज डे बनाया था। 26 जनवरी 1950 बाद में हमारी रिपब्लिक डे के रूप में हम बनाते हैं जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट हुआ था, एनफोर्स हुआ था। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनी थी, हमने देखा हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, उसके कंपोजिशन देखी, फंक्शन देखे, और अभी हमने जो इम्पोर्टेंट कमिटीज़ थी हमारी 8 मेजर कमिटीज़ थी उन्हें देखा।
और इस प्रकार जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर तैयार किया। बट कुछ लोग, कुछ क्रिटिक्स ने उसका क्रिटिसिज्म भी निकाला। तो क्या क्रिटिसिज्म है हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का? सबसे पहले तो लोग कहते हैं इट इज़ नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। क्यों? क्योंकि ये इनडायरेक्टली हमने देखा था कि जो असेंबली के जो मेंबर्स थे वो प्रोविंसेस से इलेक्ट होकर आए थे, तो इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आए थे, जनता द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट नहीं हुए थे, इसलिए वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। दूसरी चीज़, इट वाज नॉट अ सॉवरेन बिकॉज असेंबली हेल्ड सेशन विद द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। हम जानते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी 1946 में ही फॉर्म हो गई थी, और 1946 में जब हमारी असेंबली फॉर्म हुई थी तो हमारा देश उस टाइम आज़ाद नहीं हुआ था। हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 1947 को इंडिपेंडेंट हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन से जो असेंबली के सेशंस थे वो होते थे उस टाइम तक, है ना। उसके बाद भी हम देखते हैं हमारे गवर्नर जनरल माउंटबेटन साहब थे। हालांकि हम इंडिपेंडेंट पूरी तरह हो गए थे, फिर भी ऐसा एक क्रिटिसिज्म के रूप में लोग इसे देखते हैं। जैसा बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, है ना। जैसा कि हम जानते हैं लगभग 3 साल लग गए थे, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। तो कई लोग ये समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा टाइम होता है, जो अमेरिका और बाकी अदर कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत कम टाइम में बनकर तैयार हो गए थे। तो इसे भी हमें क्रिटिसिज्म के रूप में देखने मिलता है। ओके, लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन, है ना। तो जो अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे वो नॉट सफिशिएंटली रिप्रेजेंटेटिव। कई लोग ऐसा भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में कहते हैं। और जो हम देखते हैं जो लॉयर्स का प्रेजेंटेशन ज़्यादा था, ज़्यादा लॉयर्स थे, डोमिनेशन ज़्यादा था हमारी असेंबली में। तो इसी कारण से हमारा जो बल्कीनेस है, बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है ना, उसका एक कारण ये भी है। ओके, उसके अलावा हम देखते थे असेंबली वॉज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वॉज इंडिया, डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस इन द असेंबली। तो उस टाइम आईएनसी बहुत ज़ोरों शोरों से आगे बढ़ रही थी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया उन्होंने हमारी आज़ादी के लिए। तो आईएनसी के बहुत सारे काफ़ी मेंबर थे हमारी असेंबली में। तो इस कारण ये भी क्रिटिसिज्म के रूप में देखते हैं कि आईएनसी का डोमिनेंस है और अदर जो हमारी आइडियोलॉजीज या पार्टीज हैं उनका डोमिनेशन नहीं है। ओके, और एक और हमें क्रिटिसिज्म देखने मिलता है, डोमिनेटेड बाय हिंदूज, है ना। तो विंस्टन चर्चिल जो उस टाइम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे वो ये कहते हैं इट रिप्रेजेंट ओनली वन मेजर कम्युनिटी। ओके, जो अदर कम्युनिटीज़ है उसका रिप्रेजेंटेशन तो असेंबली में नहीं है ना। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म के रूप में हमें हमारी असेंबली का देखने को मिलता है। ओके, तो हमने समझा कि इम्पोर्टेंट कमिटीज़, उसके अलावा जो क्रिटिसिज्म है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। हालांकि जो क्रिटिसिज्म है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमसे कभी भी एग्जाम में क्रिटिसिज्म पूछेंगे नहीं, बट एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया हमको ये पता होना चाहिए। कमेटी से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, खासकर कि प्रीलिम्स एग्जाम में, है ना। जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसका मेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मैंने शायद MPPSC या किसी स्टेट सर्विस के एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखा है कि राइट द नेम ऑफ द मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ये भी इंपॉर्टेंट नेम्स है, तो आपको ये ध्यान में रखने चाहिए। इंपॉर्टेंट सारी नेम तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके अलावा हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। एलिफेंट वॉज अडॉप्टेड एज अ सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। असेंबली का सिंबल एलिफेंट था। हम जानते हैं कि जो एलिफेंट है आज हमारी जो बहुजन समाज पार्टी है, मायावती जी, उन पार्टी का सिंबल है। बट जो उस टाइम हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था उसका सिंबल भी एलिफेंट देकर रखा गया था, है ना। सर BN राव वॉज अपॉइंटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, लीगल एडवाइज़र ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो गया BN राव। ये भी किसी एग्ज़ाम में, ये भी एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके अलावा हम देखते हैं HVR अयंकर वॉज द सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो HVR अयंकर साहब जो थे सेक्रेटरी थे हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। उसके बाद प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा वॉज अ कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के जो कैलीग्राफर थे, उन्होंने जो ओरिजिनल टेक्स्ट है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का इंग्लिश में, और प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा साहब ने लिखा है। ओके, और जो ओरिजिनल वर्जन वॉज ब्यूटिफाइड एंड डेकोरेटेड बाय द आर्टिस्ट ऑफ फ्रॉम शांति निकेतन इंक्लूडिंग नंदलाल बोस एंड ब्योर राम मनोहर सिन्हा। तो जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वो ब्यूटिफाइड एंड डेकोरेटेड किया गया था शांति निकेतन के आर्टिस्ट्स के द्वारा,
उनमें नंदलाल बोस एंड ब्योहर राम मनोहर सिन्हा भी इम्पोर्टेंट नेम है। ओके, मतलब इन्होंने ये डेकोरेट किया होगा। उसके अलावा जो हिंदी वर्जन की कैलीग्राफी है ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन किसने करी थी? वसंत कृष्ण वैद्य। ओके, जो इम्पोर्टेंट नाम हो जाता है वसंत कृष्ण वैद्य को हमें ध्यान में रखना है कि जो हिंदी वर्जन की जो कैलीग्राफी करी थी, जो टेक्स्ट लिखा था, वो इन्हीं में लिखा था। ओके, इसके अलावा हम देखते हैं हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा हम देखते हैं कि 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 1987 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न ऐड करता है विद रिस्पेक्ट टू एन अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी। एक आधिकारिक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है, उसका एक आधिकारिक लेख होना चाहिए हिंदी में, ताकि जो हिंदी भाषी लोग हैं वो भी संविधान को समझ सकें और उसे उसका प्रचार प्रसार अच्छे से हो सके। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी हमारे देश में बोले जाने वाली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है ना। तो इस उद्देश्य से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है कि हमें हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो हम देखते हैं हिंदी कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक प्रोविज़न है, हिंदी टेक्स्ट का जो प्रोविज़न है, वो भी हम 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से देखते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ये 394A आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर देता है, पार्ट 22 में डाला जाता है ये। तो ये जो आर्टिकल है, ये क्या बोलता है हमसे कि प्रेसिडेंट शॉल कॉज टू बी पब्लिश अंडर हिज अथॉरिटी। जो राष्ट्रपति जी हैं वो अपनी अधिकार के अंतर्गत ये पब्लिश कर सकते हैं। ओके, क्या पब्लिश कर सकते हैं? द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज। तो हमारे संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ट्रांसलेशन है वो हिंदी लैंग्वेज में पब्लिश कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ट्रांसलेशन इन हिंदी ऑफ एवरी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन इंग्लिश। जिन भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हैं जो कि इंग्लिश में हमारे किए गए हैं, उनका हिंदी में ट्रांसलेशन। तो ये दो प्रोविज़न थे जो हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमें आर्टिकल याद रखना चाहिए 394A पार्ट 22 में जो ऐड किया गया था इससे रिलेटेड, है ना। और राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया था कि वो कर सकता है इस प्रकार से कुछ ट्रांसलेशन। ओके, तो इस प्रकार देखते हैं हमारे आज के इस वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो आगे की कहानी है उससे कंटिन्यू करेंगे। ओके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, ओके, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, उससे रिलेटेड मैंने कुछ मेंस के जो क्वेश्चंस हैं वो भी इंक्लूड किए हुए हैं। अगले क्वेश्चंस अगली जो वीडियो डालेंगे उससे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे प्रोविजंस हैं, जो असली कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, नेक्स्ट वीडियो से हम समझने वाले हैं। ओके, अभी तक तो हमने कुछ जो फैक्चुअल नॉलेज था कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वो देखा। ओके, आज के वीडियो में हमने समझा कमिटीज़ इंपॉर्टेंट, एनेक्टमेंट एंड एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो एनेक्ट तो हमारा 1949 में ही हो गया था और 26 जनवरी 1950 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स भी कर दिया था रिपब्लिक डे के रूप में जिसे हम मनाते हैं। तो हमने ये समझा। उसके अलावा हमने क्रिटिसिज्म भी देखा और हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है 58th अमेंडमेंट, वो भी हमने समझा। तो आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।